मैं हृदय शर्मा। हम पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने राष्ट्रपति की शपथ के बारे में देख लिया था, राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में देख लिया था, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है उसके बारे में हमने समझ लिया था। इस लेक्चर में हम बात करेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या है, कैसे होता है, इसमें कौन कौन भाग लेता है, और हम बात करेंगे राष्ट्रपति का जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से प्री में भी फैक्ट बनते हैं और मेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कॉन्सेप्ट, तो उसको देखेंगे। और क्या देखेंगे, और हम इस टॉपिक में देखेंगे जो राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति की क्या क्या जो राष्ट्रपति है उस राष्ट्रपति की मतलब कौन कौन सी क्षमादान की शक्तियाँ, उन क्षमादान की शक्तियों को देखेंगे हम। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन है, अगर ये आपसे मेंस में पूछता है तो आपको यही, और अगर प्री में या अनुच्छेद पूछे अनुच्छेद बता देना कि इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। पूछे किस प्रकार होता है तो मैं बता रहा हूँ किस प्रकार होता है, कौन कौन भाग लेता है इसमें, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे हम कि राष्ट्रपति जो निर्वाचन है उसका भारतीय संविधान में कहाँ उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन का भारतीय संविधान में कहाँ उल्लेख किया गया है, तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 है, अनुच्छेद 55 उसमें उल्लेख किया गया है किसका, राष्ट्रपति का निर्वाचन है उसका, किस प्रकार निर्वाचन होगा, क्या पद्धति होगी, इस सब के बारे में विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55। अब जो निर्वाचन का तरीका होता है वो क्या होगा, हमने दो तरीके जानते हैं हम निर्वाचन के लिए, आप भी जानते होंगे। एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके के माध्यम से होता है। अप्रत्यक्ष तरीके में से भी कौन सा, ये आपसे प्री में भी पूछ सकते हैं और 3 नंबर के लिए आपसे ये पद्धति पूछी जा सकती है। ये क्या होती है, ये पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये मेंस में भी आपसे पूछ सकते हैं और प्री में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो राष्ट्रपति जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और जो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति है उसके अनुसार इस निर्वाचन होता है। अगर आप 3 नंबर के लिए पूछे तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि यह निर्वाचन की एक पद्धति है, यह निर्वाचन की एक पद्धति है। बोलना इससे किसका निर्वाचन होता है, इससे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इससे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, ये हो गया। अब निर्वाचन में शामिल कौन कौन होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसके चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। हमने इसमें देखा है कि जनता तो इसमें भाग लेती नहीं है क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब ये कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं कहीं ना कहीं वो भाग लेते हैं। अब जनता किसको अपना प्रतिनिधि बनाती है, 2 पहलुओं पर जनता अपना प्रतिनिधि बनाती है, एक केंद्र के लेवल पे लोकसभा और राज्य लोकसभा में, और एक राज्यों में विधानसभाओं में। तो इसमें कौन कौन भाग लेता है, जो संसद के सदस्य हैं, जो संसद के दोनों सदन हैं, संसद के 2 सदन होते हैं, आपको सब पता ही है। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये संसद के सदन हैं, 2 सदन हैं। अब इसमें भाग कौन कौन लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में, ये देखते हैं हम। जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य। ये याद रखना आप, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, निर्वाचित सदस्यों की बात कर रहा हूँ। जो निर्वाचित सदस्य होते हैं संसद के वो इसमें भाग लेते हैं। याद रखना, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, केवल निर्वाचित सदस्य। संसद के, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और कौन भाग लेता है, जो राज्य विधानसभाएं हैं, प्रत्येक राज्य की राज्य विधानसभा हैं उसके निर्वाचित सदस्य, मतलब इस राज्यों के भी मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। ठीक है, और कौन, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं,
कौन कौन से? वैसे 7 हैं लेकिन 2 की विधानसभाएं हैं, इसलिए उन विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल होते हैं। कौन कौन? दिल्ली और पुडुचेरी। इन दोनों जो विधानसभाएं हैं दिल्ली और पुडुचेरी की, वहाँ के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। मतलब ना तो संसद के मनोनीत सदस्य हैं वो, राज्य विधानसभाओं के और 2 यूटीज़ के जो मनोनीत सदस्य हैं मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। ठीक है, यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी वहाँ के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ये हो गया, हमने देख लिया। ठीक है, और कौन भाग? और इसमें एक कंडीशन और बनती है कि यदि कोई सभा राज्यों की विधानसभा हो या दिल्ली या पुडुचेरी की विधानसभा है, वह जो सभा है वह क्या हो गई? विघटित हो गई है। वह सभा विघटित हो गई तो क्या होगा? तो उसके सदस्य जो हैं वो भी भाग नहीं ले सकते, वो भी भाग नहीं लेते। ये कंडीशन बन गई। ठीक है, ये राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ लिया हमने 5 नंबर के लिए, आराम से आप इसमें लिख सकते हो। यहाँ से कई फैक्ट भी बनते हैं, ऐसे फैक्ट बन सकते हैं यहाँ से कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के कौन से सदस्य भाग लेते हैं? निर्वाचित मनोनीत दोनों, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। राज्य के कौन से सदस्य भाग ले सकते हैं? निर्वाचित मनोनीत दोनों। ऐसे कौन कौन सी विधानसभाओं के सदस्य बन सकते हैं? दिल्ली, पुडुचेरी, कोई नहीं, या एक आध ऑप्शन और दे दे कोई, तो आप इनमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो ये आपके राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया। अब देखते हैं हम जो राष्ट्रपति महोदय हैं उन पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसे चलती है। अगर कोई राष्ट्रपति अवैधानिक कार्य कर रहा है, असंवैधानिक कार्य कर रहा है, तो उसको कैसे हटा सकते हैं, ये अब हम देखते हैं। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति जो है उसमें महाभियोग की प्रक्रिया कैसे चलती है। हमने ये कल भी आर्टिकल देखा था कि संविधान का जो आर्टिकल 61 है उसमें राष्ट्रपति का जो महाभियोग है, राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा आर्टिकल 61 में की गई है। राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा आर्टिकल 61 में की गई है। ठीक है, ये मान लिया। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलेगा कब? ऐसा थोड़ी कि कोई भी राष्ट्रपति हो उस पर महाभियोग ले आओ चला दूँ, कैसे चलेगा? इसका आधार क्या होगा? आधार ये होगा कि अगर कोई राष्ट्रपति है वो असंवैधानिक कार्य कर रहा है, असंवैधानिक कार्य और कैसा? दुराचार का दोषी पाया जाता है, दुराचार का दोषी, या वो तानाशाह हो जाता है, या किसी भी तरीके से इलीगल काम करता है संविधान के हिसाब से, तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो शुरू कैसे होती है? उसके कुछ चरण होंगे। ऐसे थोड़ी कि किसी राष्ट्रपति को लिया और तुमने हटा दिया। इतना भारत का इतना सबसे पहला नागरिक होता है वो, इतनी शक्तियाँ उसमें विद्यमान हैं, तो उसमें कुछ तो उसके लिए प्रक्रिया होगी, कुछ तो चरण होंगे उसे हटाने के लिए। तो ये हमने आधार देख लिए अभी, किन आधारों पर उसे हटा सकते हैं। असंवैधानिक कार्य कर रहा हो, दुराचार का दोषी हो, ये उसके आधार हो गए। और क्या? अब कैसे प्रक्रिया प्रारंभ होती है? यहाँ से प्रक्रिया होती है अपने राष्ट्रपति पर महाभियोग की। किस प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है? संसद के, सबसे पहले ये बात आती है कि संसद के किस सदन से महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ये पूछ सकते हैं आपसे फ्री में। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो कहीं से भी प्रारंभ हो सकती है, किसी भी सदन से। संसद के किसी भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। लेकिन जिस भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, मान लो लोकसभा से हुई अथवा राज्यसभा से हुई, तो वहाँ के जो सदस्य होंगे, मान लो 100 सदस्य हैं, वहाँ के जो सदस्य हैं उनका 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के माध्यम से
जो भी सदन के सदस्य हैं टोटल, उनके 1/4 सदस्य यानी 100 सदस्य मान लो टोटल अपन सदन के 100 सदस्य हैं, तो उनके जो 25 सदस्य होंगे महाभियोग का प्रस्ताव पास कराने के लिए, प्रारंभ करने के लिए उन 25 सदस्यों का हस्ताक्षर प्रस्ताव पर होना आवश्यक है। ठीक है, यानी महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए जो प्रस्ताव होगा उस पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। ठीक है, ये हो गया। और क्या, जब राष्ट्रपति पर यह प्रक्रिया प्रारंभ हो गई तो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देना होगा। प्रक्रिया को प्रारंभ करने के 14 दिन में राष्ट्रपति को नोटिस देना होगा। कैसा नोटिस? कि साहब आप पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। क्यों हो गई प्रारंभ? क्योंकि आप असंवैधानिक कार्य कर रहे हो, इसलिए प्रारंभ हो गई है। तो ये हो गया, और अपन ये देख लिया। प्रक्रिया पढ़ना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में ध्यान से पढ़ना है इसे। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है। ठीक है, अब हमने देखा कि जो अपन ने महाभियोग की प्रक्रिया चलवाई थी, कहाँ से? मान लो लोकसभा से चली थी, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद से। ठीक है, अब क्या होगा? अब प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी? आगे ऐसे बढ़ेगी कि लोकसभा के 2/3 सदस्य हैं, 2/3 सदस्य हैं, उनके बहुमत से अगर जो प्रस्ताव है, 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव है, वो पारित होता है, तो क्या होगा? अगर ये प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होता है तो जो प्रक्रिया है वो दूसरे चरण में जाएगी, यानी दूसरे सदन में पहुंचेगी। लोकसभा से एक तो 1/4 सदस्यों से प्रस्ताव पारित हो गया, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से, फिर लोकसभा से यानी किसी भी सदन जहाँ से प्रारंभ हो रही है प्रक्रिया, वहाँ से 2/3 सदस्यों के बहुमत के आधार पर यह प्रस्ताव पारित माना जाएगा। ठीक है, 2/3 सदस्यों से बहुमत मिल गया, पारित हो गया। अब कहाँ? अब अगले सदन में, जिस भी सदन से पास हुई है उसके अगले सदन में ये प्रस्ताव जाएगा। तो वहाँ क्या होगा? वहाँ जांच होगी राष्ट्रपति के आरोपों की। दूसरे सदन में जाकर क्या होगा? जांच होगी कि राष्ट्रपति पर कौन कौन से आरोप लगे हैं, उनकी जांच होगी। ठीक है, देखते हैं हम ये। अब क्या हुआ? दूसरे सदन में हमने देखा कि प्रस्ताव पहुंच गया महाभियोग का। दूसरे सदन में एक सदन से पास होके महाभियोग का प्रस्ताव दूसरे सदन में पहुंच गया। ठीक है, और वहाँ क्या होगा? वहाँ ये होगा कि राष्ट्रपति हैं, उन्हें अपना प्रतिनिधित्व करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। दूसरे सदन में राष्ट्रपति को अपना आरोप है, अपने दोषा सिद्धि के लिए काय के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। जो उन पर दोष लगे हैं, उन दोषों को खारिज करने के लिए प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया जाएगा। दोषा सिद्धि हेतु या दोष रहित होने के लिए अवसर दिया जाएगा, अपने आप को बेकसूर सिद्ध करने के लिए अवसर दिया जाएगा। ये क्या होगा? ये उनको प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया जाएगा। और इस सदन में क्या होगा? जो भी राष्ट्रपति पर आरोप लगे हैं उनकी जांच की जाएगी। कैसे? कि राष्ट्रपति जो है, मान लो उन पे आरोप लगाया काय का? असंवैधानिक कार्यों का। असंवैधानिक कार्यों का आरोप लगाए तो इस सदन में, दूसरे सदन में क्या होगा? राष्ट्रपति के लिए एक समिति बनेगी, वो समितियां आरोपों की जांच करेगी। उसमें कौन कौन सदस्य होते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। सदस्य इनकी जांच होगी। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर ये होगा जो दूसरा सदन है, अगर समिति जो है उन आरोपों को सही पाती है, आरोप सिद्ध होते हैं, सही होते हैं, तो क्या होगा? जो दूसरा सदन है वहाँ से अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हुआ, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हुआ, तो क्या होगा? जो राष्ट्रपति हैं उन्हें हटना होगा, उन्हें हटा दिया जाता है, यानी वो पदमुक्त हो जाएंगे।
राष्ट्रपति पदमुक्त हो जाएंगे। ये प्रक्रिया है राष्ट्रपति की बहुमत की, महाभियोग की, ये हमने देख लिया। इसके लिए बहुमत कितना चाहिए, तो आपको ये अच्छे से याद रखना कि 2/3 बहुमत चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है प्री में। ठीक है, हमने देखा कि अगर आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो आप किसी भी सदन से प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हो। उसके लिए आपको उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। फिर क्या, फिर आपको राष्ट्रपति महाभियोग चलाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए सदन में प्रस्ताव पारित करने के लिए। ठीक है, 2/3 बहुमत मिल गए। फिर क्या, अगले सदन में जाएगा प्रस्ताव, वहाँ क्या होगा, राष्ट्रपति को पर्याप्त अवसर दिया जाएगा अपना प्रतिनिधित्व करने का। और क्या होगा, राष्ट्रपति पर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों की दोषा सिद्धि के लिए राष्ट्रपति महोदय को पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। फिर क्या हुआ, यदि जो समिति बनाई है राष्ट्रपति की जांच के लिए, वो समिति जांच करती है और जांच में राष्ट्रपति को दोषी पाया गया और सदन प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति को हटना होता है अपने पद से। ये राष्ट्रपति को पर महाभियोग की प्रक्रिया हो गई पूरी। आप इसे 11 नंबर के लिए लिख सकते हो और 6 नंबर के लिए भी। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है उसमें कौन कौन शामिल होता है, महाभियोग की प्रक्रिया में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। तो संसद के दोनों सदस्यों के जो संसद के दोनों सदन हैं, हमने 2 सदन देखे संसद के, लोकसभा और राज्यसभा, उसके जो सदस्य हैं कौन कौन से, मनोनीत सदस्य, नॉमिनेट और सिलेक्ट, निर्वाचित और मनोनीत सदस्य जो हैं वो शामिल होंगे। ठीक है, ये देख लिया हमने। आप देखो निर्वाचन में मनोनीत सदस्य शामिल नहीं थे लेकिन महाभियोग में शामिल हैं। और क्या होगा, हमने देखा था कि निर्वाचन में राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है वहाँ राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो कोई सदस्य शामिल नहीं होते। और क्या, हमने देखा था निर्वाचन में, तुलना करते चलना, दिल्ली और पुडुचेरी जो विधानसभाएं थी, यूटी थी, वहाँ के निर्वाचित सदस्य शामिल थे, लेकिन महाभियोग में वहाँ के सदस्य भी शामिल नहीं होते। ये प्रक्रिया है महाभियोग की। इस महाभियोग को हमने पूरे को देख लिया है। अब देखते हैं हम राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ क्या होती हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं हम। अब देखते हैं जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति करने की शक्तियाँ हैं वो क्या है। सबसे पहले ये देखते हैं हम कि क्षमादान करने की शक्तियाँ उनका भारतीय संविधान में कहाँ उल्लेख है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 में इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और जो राष्ट्रपति है वो किन मामलों में जो किसी व्यक्ति को दोषी करार दिया गया है और उसे दंडित किया गया है, तो किन मामलों में राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति दे सकता है, क्षमादान व्यक्ति को कर सकता है या उसकी क्षमादान शक्तियाँ हैं। तो संघीय न्यायालय में किसी विधि के तहत व्यक्ति को दंड दिया गया है तो उसको क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति। और क्या कर सकता है, सैन्य न्यायालय के तहत यदि किसी व्यक्ति को दंड दिया गया है तो उसको क्षमा कर सकता है। और क्या कर सकता है, यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो तो भी राष्ट्रपति से क्षमा कर सकता है। ये उसकी शक्तियाँ हैं। तो हमने ये मामले देख लिए कि किन मामलों में राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है या उसकी क्षमादान शक्ति की जो क्षेत्राधिकार है वो देख लिया हमने कि इन मामलों के तहत संघीय विधि के तहत कोई भी सज़ा व्यक्ति को दी गई हो तो क्षमा कर सकता है। सैन्य न्यायालय के तहत कोई भी सज़ा व्यक्ति को दी गई हो तो राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। यहाँ तक कि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो तो भी राष्ट्रपति से क्षमा कर सकता है। ये हो गया। अब देखते हैं कौन कौन सी इसकी क्षमादान की शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की, कौन कौन सी क्षमादान शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं वो देख लेते हैं हम। देखते हैं कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ उसमें क्या क्या शामिल है। राष्ट्रपति की जो बेसिकली 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियाँ प्रदान की गई। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। अब कौन कौन सी हैं उनको हम विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। यहाँ से आपकी एक शक्ति 3 नंबर में पूछी जा सकती है, चाहे क्षमादान की हो, चाहे लघुकरण की हो, परिवार विराम प्रविलंबन, ये 1-3 नंबर में पूछी जा सकती है और सारी आपसे 5-6 नंबर या 11 नंबर के लिए भी पूछी जा सकती हैं। क्षमादान शक्ति की प्रक्रिया है पूरी। सबसे पहले देखते हैं हम क्षमादान की जो शक्ति है वो क्या है, उसे देख लेते हैं हम। तो इसका तात्पर्य ये है कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो चाहे तो किसी व्यक्ति को कितने जो भी दंड मिला है, चाहे दंड का स्वरूप कोई भी हो, कोई भी निर्हरताएँ हैं, निर्हरता मतलब अयोग्यताएँ, जो निर्हरताएँ हैं और क्या, और जो दंडादेश हैं, जो दंडादेश हैं कहीं ना कहीं उनसे पूर्णतः मुक्त कर सकता है।
उनसे पूर्णतः मुक्त कर सकता है। यानी जो राष्ट्रपति हैं वो किसी व्यक्ति को किसी भी दंड के लिए पूर्णतः मुक्त कर सकता है। ये इनके पास शक्ति है। ये होगी अपनी क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति की। और क्या, और एक होती है लघुकरण की शक्ति। ये क्या होती है, इसको देख लेते हैं हम। लघुकरण की शक्ति, लघुकरण की शक्ति में क्या होता है, इसमें जो राष्ट्रपति है उसमें क्या करता है, जो दंड का स्वरूप है, जो दंड का स्वरूप है, दंड का स्वरूप उसे परिवर्तित कर देता है। लघुकरण में क्या होता है, जो दंड का स्वरूप है राष्ट्रपति महोदय उसे परिवर्तित कर देते हैं। दंड के स्वरूप से क्या मतलब है आपका, यानी किसी व्यक्ति को मान लो मृत्युदंड की सजा मिली है, किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा मिली है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसे इस लघुकरण के तहत उसे कठोर कारावास में परिवर्तित कर सकते हैं। कठोर कारावास में परिवर्तित करते हैं, यानी इसमें दंड का स्वरूप बदल दिया जाता है। तो ये हो गई लघुकरण। अब आती है अपनी परिहार की। परिहार क्या होता है इसको देख लेते हैं अपन। इसमें परिहार में क्या होता है, परिहार में ये होता है, हमने लघुकरण में ऊपर देखा है कि जो लघुकरण है इसमें क्या होता है, दंड का जो स्वरूप है वो परिवर्तित करके कम कर दिया जाता है। ये अपन ने देखा कि इसमें लघुकरण में। और परिहार में क्या होता है, परिहार में जो दंड का स्वरूप है, दंड का स्वरूप परिवर्तित नहीं होता, स्वरूप परिवर्तित नहीं होता। परिहार में क्या है, दंड का जो स्वरूप है वो परिवर्तित नहीं होता। फिर इसमें क्या होता है, इसमें अवधि कम कर दी जाती है, दंड की अवधि कम कर दी जाती है। परिहार की जो प्रक्रिया है, परिहार की क्षमादान शक्ति है, उसमें दंड के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। स्वरूप कैसा कि अगर किसी व्यक्ति को कठोर कारावास दिया गया है तो उसे कठोर ही रहेगी वो। बस ये हो सकता है कि उसकी 5 साल से घटाकर 2 साल कर दें, 2 साल से घटाकर 1 साल कर दें। इसमें दंड का स्वरूप परिवर्तित नहीं होता, इसमें मात्र दंड की अवधि कम कर दी जाती है। कैसे, किसी व्यक्ति को 2 वर्ष की जो कठोर कारावास है, कठोर कारावास की सजा दी गई है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, 2 वर्ष को 1 वर्ष कर सकते हैं। 1 वर्ष की कठोर कारावास, एक वर्ष की कठोर कारावास में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति महोदय की परिहार शक्ति का दंड का स्वरूप नहीं बदलता, केवल उसकी अवधि कम हो जाती है। अब देखते हैं विराम क्या है। विराम में क्या होता है, विराम में ये होता है कि व्यक्ति की सजा को ना तो माफ़ किया जाता है और ना ही कम किया जा सकता। इसमें क्या होता है, किसी भी विशेष परिस्थिति में, कैसी विशेष परिस्थिति अपन डिस्कस करेंगे, किसी भी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के जो सजा मिली है, दंड मिला है, उसे टाल दिया जाता है। कैसे टाल दिया जाता है कि मान लो कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे कुछ दिन के लिए स्वस्थ होने तक उसकी सजा को रोका जा सकता है। ये है। और क्या है, मान लो कोई महिला गर्भावस्था की अवस्था में है, तो क्या, तो उसकी सजा को कुछ दिन के लिए विराम कर दिया जाता है, कुछ दिन के लिए रोक दिया जाता है। इसमें यह होता है विराम में कि विशेष परिस्थितियों के लिए सजा को रोक दी जाती है, कम कर दी जाती है, वहाँ की उसको सजा मिलेगी। ठीक है, ये अपन ने विराम देख लिया। अगली देखते हैं प्रविलंबन। प्रविलंबन क्या होती है, प्रविलंबन क्या होता है, प्रविलंबन इसका बेसिकली ये मतलब होता है सामान्यतः कि जो किसी व्यक्ति विशेषकर ये मतलब होता है किसी व्यक्ति को मान लो मृत्युदंड की सजा मिली है, उसको क्या अस्थायी रोक लगाना, उस पर अस्थायी रोक लगाना।
अस्थायी रोक लगाना। क्यों लगाना? क्योंकि जो व्यक्ति को क्षमादान की याचना करने का जो अधिकार है, क्षमादान की याचना का जो अधिकार है, उसका वो क्षमादान की याचना का जो अधिकार है उसका प्रयोग तो कर सके वो। इसलिए ये प्रविलंबन का प्रावधान किया गया है कि व्यक्ति पर खासतौर से मृत्युदंड में जो सज़ा मिली है उस पर अस्थायी रोक लगाना। क्यों लगाना? क्योंकि क्षमादान करने की जो याचना है वो व्यक्ति कर तो सके कम से कम, इसलिए ये व्यवस्था की गई है संविधान में, प्रविलंबन दे दिया है। इसीलिए ये प्रावधान संविधान में ऐड किया गया है कि व्यक्ति को क्षमा याचना करने के लिए समय है वो तो मिल सके, अन्यथा आपने आज लिया और कल उसकी फांसी मुकर्रर कर दी तो उसे क्षमा याचना करने के लिए समय तो मिल पाए, तो समय मिल पाए, इसलिए प्रविलंबन की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ हमने राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति देख ली, किस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को विस्तार से समझ लिया है, और राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियां हैं उनको समझ लिया है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां क्या होती हैं। तो आज इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं और कल हम बात करेंगे राष्ट्रपति की जो और शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति के कार्य हैं विभिन्न, उनके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। इस लेक्चर